स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं, कार्डाशेव स्केल। ये सभ्यताओं को उनकी ऊर्जा खपत के आधार पर मापने का एक तरीका है। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि ब्रह्मांड में अगर हम अकेले नहीं हैं तो दूसरी सभ्यताएं मतलब वो कितनी आगे बढ़ चुकी होंगी। हाँ, और ये स्केल जो रूसी खगोल शास्त्री निकोलाई कार्डाशेव ने दिया था, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं करता ना। नहीं, इसका मूल फोकस ऊर्जा पर है कि कोई सभ्यता कितनी ऊर्जा को कंट्रोल कर सकती है, उसका इस्तेमाल कर सकती है। ये उसकी उन्नति का, उसके विकास का असली पैमाना है। तो मतलब ये हमें सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व की संभावनाओं और शायद सीमाओं के बारे में भी सोचने का एक तरीका देता है। एग्जैक्टली, ऊर्जा ही सब कुछ है एक तरह से देखा जाए तो फिर हम इंसान, हमारी सभ्यता इस पैमाने पर कहाँ खड़ी है? मुझे पता है हम अभी टाइप 0 ही कहलाते हैं। हाँ, तकनीकी रूप से हम अभी टाइप 1 तक नहीं पहुंचे हैं, टाइप 0 ही हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने, जैसे कार्ल सेगन ने अनुमान लगाया था कि हम करीब 0.72 या 0.73 पर हैं। 0.72 मतलब अभी टाइप 1 का दरवाजा भी काफी दूर है। हम क्यों हैं 0 पर? हमारी एनर्जी कहाँ से आती है ज्यादातर? देखिए, हमारी ज्यादातर ऊर्जा अभी भी मरे हुए पौधों और जानवरों से आती है। मतलब जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल्स, कोयला, तेल, गैस। हाँ, और इस पर हमारी निर्भरता की वजह से ही तो हम क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, और हम अभी भी मतलब बड़ी प्राकृतिक आपदाओं के सामने काफी लाचार महसूस करते हैं। सही कहा। एक टाइप 0 सभ्यता अपने ग्रह की प्राकृतिक शक्तियों जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, तूफान, इनके रहमो करम पर ज्यादा होती है। हम अभी तक इन्हें पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। तो टाइप 1 बनना कैसा होगा? क्या मतलब है टाइप 1 सिविलाइजेशन का? टाइप 1 का मतलब है कि वो सभ्यता अपने पूरे ग्रह की सारी उपलब्ध ऊर्जा को कुशलता से इस्तेमाल कर सकती है। सारी मतलब सूरज की रोशनी, हवा, पानी, जमीन के अंदर की गर्मी, सब कुछ। हाँ, सब कुछ। सोलर, विंड, हाइड्रो, जियोथर्मल, टाइडल एनर्जी, जितनी भी ऊर्जा ग्रह पर मौजूद है उसे पूरी तरह से कैप्चर करना और इस्तेमाल करना। इसके लिए हमें अपनी आज की ऊर्जा खपत से, आप सोचिए, लगभग 1 लाख गुना ज्यादा ऊर्जा कंट्रोल करनी होगी। 1 लाख गुना? ये तो बहुत ज्यादा है। इसके लिए तो जबरदस्त टेक्नोलॉजी चाहिए होगी। बिल्कुल, बहुत बड़ी तकनीकी छलांग। सोचिए, एक ग्लोबल एनर्जी ग्रिड जो पूरी दुनिया को जोड़े, एनर्जी स्टोर करने के क्रांतिकारी तरीके, ताकि जब सूरज न चमके या हवा न चले तब भी पावर रहे। और शायद फ्यूजन पावर, वो जो सूरज में होता है। हाँ, फ्यूजन पावर में महारत हासिल करना एक बहुत बड़ा कदम होगा। पृथ्वी पर ही छोटे सूरज बनाना एक तरह से। और शायद, जैसा आपने पहले कहा, मौसम को कंट्रोल करने की क्षमता भी। मौसम कंट्रोल? क्या ये वाकई मुमकिन लगता है? जैसे बड़े तूफानों को बनने से रोकना या सूखे वाली जगह पर बारिश करवाना? देखिए, ये टाइप 1 की सबसे एडवांस्ड क्षमताओं में से एक हो सकती है। आसान नहीं होगा, लेकिन थ्योरेटिकली संभव है। कुछ भौतिक विज्ञानी जैसे मिचियो काकू मानते हैं कि मानवता को ये लेवल हासिल करने में शायद अगले 100 से 200 साल लग सकते हैं। 100 से 200 साल? मौजूदा हालात देखकर तो थोड़ा ज्यादा आशावादी लगता है ना? लेकिन हाँ, अगर ये हो गया तो दुनिया कितनी अलग होगी। कल्पना कीजिए, कोई विनाशकारी हरिकेन या सुनामी नहीं, ऊर्जा की कोई कमी नहीं। शायद तब हम सच में एक ग्लोबल सिविलाइजेशन बन जाएं, विज्ञान और तर्क से चलने वाली। हो सकता है चांद या मंगल पर छुट्टियां मनाना भी आम हो जाए। बिल्कुल। टाइप 1 का मतलब है अपने प्लैनेटरी सिस्टम में पहला कदम रखना। अच्छा, तो ये हुआ टाइप 1। इसके बाद क्या आता है? टाइप 2? हाँ, टाइप 2 सिविलाइजेशन। ये वो सभ्यता होगी जो अपने तारे की, मतलब हमारे मामले में सूर्य की, सारी ऊर्जा को कंट्रोल कर सके। पूरे सूरज की सारी एनर्जी? ये कैसे? यहाँ पर आता है डायसन स्फीयर का कॉन्सेप्ट या डायसन स्वॉर्म। ये एक बहुत ही विशाल, मतलब मेगा स्ट्रक्चर होगा जो सूरज के चारों ओर बनाया जाएगा। सूरज के चारों ओर एक ढांचा? ये क्या करेगा? ये सूरज से निकलने वाली सारी या ज्यादातर रेडिएशन को कैप्चर करेगा, उसे एनर्जी में बदलेगा। सोचिए कितनी ज्यादा ऊर्जा होगी वो। अविश्वसनीय। इस आइडिया के पीछे कौन थे? फ्रीमैन डायसन, एक भौतिक विज्ञानी। उन्होंने ये आइडिया दिया था। जरूरी नहीं कि ये एक ठोस गोला ही हो, ये छोटे छोटे लाखों करोड़ों सोलर कलेक्टर्स का एक झुंड, स्वॉर्म भी हो सकता है, जो सूरज के चारों ओर घूम रहा हो।
अच्छा, ये ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है शायद। इस तरह की संरचना अगर कोई सभ्यता बना ले तो क्या हम उसे ढूंढ पाएंगे? हाँ, शायद। ऐसी संरचना बहुत ज्यादा इंफ्रारेड रेडिएशन छोड़ेगी, मतलब गर्मी। तो अगर हम किसी तारे के आसपास ऐसी असामान्य गर्मी देखें तो वो एक टाइप 2 सभ्यता का संकेत हो सकता है। और इतनी ऊर्जा का वो करेंगे क्या? देखिए, इतनी ऊर्जा से वो शायद अपने सौरमंडल के दूसरे ग्रहों को रहने लायक बना सकते हैं, जिसे टेराफॉर्मिंग कहते हैं। मंगल को या शुक्र को या बृहस्पति के चांद यूरोपा को। वाह, मतलब एक सच्ची मल्टीप्लैनेटरी प्रजाति बनना। जेनेटिक इंजीनियरिंग, मौसम इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके अलग अलग ग्रहों का माहौल बदलना। हाँ, ये सब टाइप 2 के दायरे में आ सकता है, लेकिन इस लेवल पर भी कुछ खतरे बने रहेंगे। जैसे कि पास के किसी तारे में सुपरनोवा विस्फोट होना या कोई गामा रे बर्स्ट। ये पूरे सौरमंडल के लिए खतरा बन सकते हैं। टाइप 2 सभ्यता अपने तारे को तो कंट्रोल कर लेगी, पर ब्रह्मांडीय खतरों से पूरी तरह सुरक्षित शायद न हो। इसमें कितना वक्त लग सकता है टाइप 2 तक पहुंचने में? अनुमान है कि कुछ 1000 साल। मतलब ये टाइप 1 से बहुत आगे की बात है। 1000 साल, ठीक है। और इसके बाद क्या टाइप 3 भी होता है? हाँ, टाइप 3 ये वो सभ्यता होगी जो अपनी पूरी आकाशगंगा, अपनी पूरी गैलेक्सी की ऊर्जा को कंट्रोल कर सके। पूरी गैलेक्सी मतलब अरबों तारे? हाँ, अरबों खरबों तारे, ब्लैक होल्स, नेब्यूला, गैलेक्सी में मौजूद हर ऊर्जा स्रोत का इस्तेमाल करना। ये सोचना भी मुश्किल है कि ये कैसे संभव होगा। इसमें कितना समय लगेगा? मिचियो काकू जैसे वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इसमें 1 लाख से 10 लाख साल लग सकते हैं। 1 लाख से 10 लाख साल? बाप रे! इस लेवल की सभ्यता क्या करेगी? कैसे फैलेगी पूरी गैलेक्सी में? शायद वो वॉन न्यूमैन प्रोब्स का इस्तेमाल करे। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग रोबोट्स होते हैं, मतलब ऐसे रोबोट जो दूसरे स्टार सिस्टम में जाकर वहां के संसाधनों से अपनी और कॉपियां बना सकें। अच्छा, तो वो खुद फैलते जाएंगे? हाँ, और हर तारे के आसपास शायद वो मिनी डायसन स्वॉर्म्स जैसी संरचनाएं बनाए एनर्जी जमा करने के लिए। इस लेवल पर तो शायद प्रकाश की गति से यात्रा करना भी जरूरी हो जाएगा, है ना? गैलेक्सी तो बहुत बड़ी है। बिल्कुल। शायद वो किसी तरह के इंटरस्टेलर रामजेट इंजन का इस्तेमाल करें जो उड़ते उड़ते अंतरिक्ष से ही हाइड्रोजन जैसा ईंधन इकट्ठा कर ले, या शायद वॉर्प ड्राइव जैसी कोई चीज, अगर वो संभव हुई तो। वो इस लेवल के प्राणी क्या वो हमारे जैसे होंगे, मतलब बायोलॉजिकल? शायद नहीं। बहुत संभावना है कि वो साइबॉर्ग बन चुके हों, आधा इंसान आधा मशीन, या पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। शायद उन्होंने अपनी चेतना को कंप्यूटर में अपलोड कर लिया हो और वो लगभग अमर हों। अमर? साइबॉर्ग? ये तो बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसा लग रहा है। हाँ, लगता है, पर सोचिए 10 लाख साल में टेक्नोलॉजी कहाँ पहुंच सकती है। हो सकता है वो प्लैंक एनर्जी को भी कंट्रोल कर सके। प्लैंक एनर्जी? वो क्या है? वो ऊर्जा का सबसे छोटा, सबसे फंडामेंटल लेवल है। अगर उसे कंट्रोल कर लिया तो शायद स्पेस टाइम को ही अपनी मर्जी से मोड़ा जा सके, वर्म होल बनाए जा सकें, या शायद नए यूनिवर्स भी। ये बहुत ही ज्यादा स्पेक्युलेटिव है, पर टाइप 3 के दायरे में आता है। वर्म होल, स्पेस टाइम को मोड़ना, ये तो कार्दाशेवो के मूल स्केल से भी आगे की बातें लगती हैं। उन्होंने तो 3 ही टाइप बताए थे ना? हाँ, निकोलाई कार्दाशेव ने मूल रूप से टाइप 1, 2 और 3 ही बताए थे, लेकिन बाद में लोगों ने सोचा क्यों न इसे और आगे बढ़ाया जाए। और आगे मतलब? हाँ, जैसे टाइप 4 जो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को कंट्रोल कर सके, फिर टाइप 5 जो मल्टीवर्स यानी कई ब्रह्मांडों की ऊर्जा को कंट्रोल कर सके। मल्टीवर्स, ओके, अब ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। और भी है टाइप 6 जो ओमनीवर्स पर कंट्रोल रखे, मतलब टाइमलाइन बदल सके, वास्तविकता के नियमों को बदल सके, और यहाँ तक कि टाइप 7 जो शायद शुद्ध ऊर्जा बन जाए, जिसकी कोई भौतिक सीमा ही ना हो। टाइप 7 शुद्ध ऊर्जा, ये तो भगवान जैसा हो गया। हाँ, ये लेवल हमारी समझ और विज्ञान की पहुंच से बहुत बहुत दूर है। ये लगभग दार्शनिक या आध्यात्मिक विचार ज्यादा लगते हैं, विज्ञान से ज्यादा, पर ये दिखाता है कि ये स्केल हमें कहाँ तक सोचने पर मजबूर कर सकता है। वाकई, ये सब सोचना ही दिमाग घुमा देता है। ऊर्जा की सीढ़ी पर ऊपर चढ़ते जाना, ये सिर्फ तकनीकी तरक्की नहीं है, ये तो पूरी सभ्यता का, शायद अस्तित्व का ही रूप बदल देता है। बिल्कुल, हर लेवल पर सभ्यता का रूप, उसकी प्राथमिकताएं, शायद उसका मतलब ही बदल जाए। और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है शायद। जैसे जैसे कोई सभ्यता इस स्केल पर आगे बढ़ती है,
क्या वो अपनी जड़ों से, अपनी बायोलॉजिकल पहचान से दूर होती जाती है? हाँ, क्या एडवांस्ड या उन्नत होने का मतलब अनिवार्य रूप से कुछ ऐसा बन जाना है जिसे हम आज मानव नहीं कहेंगे? क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है? ये तरक्की, ये प्रगति हमें आखिर ले कहाँ जा रही है? और क्या हर अगला कदम, हर नया लेवल हमेशा बेहतर ही होता है, या इसमें कुछ खोने का भी डर है? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब शायद हमें तभी मिलेगा जब हम इस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, या शायद कोई और सभ्यता हमें इसका जवाब दे दे। ये सोचने वाली बात है।